यह कहानी सुजानगढ़ नामक एक गांव की है। चारों ओर पहाड़ी से घिरा यह गांव देखने में बहुत सुंदर लगता था। गांव से सटे एक नदी बहती थी, जिससे लोग अपनी जरूरतें पूरी करते थे। इसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। किसी को नहीं पता कि वह कहां से आई थी। गांव के लोग प्यार से उसे दादी कहकर बुलाते थे। उसके पास एक गाय थी, जिसे देखभाल करने के लिए उसने एक आदमी को रखा था। इस तरह दादी की जिंदगी कट रही थी। दादी उस आदमी को बोलती रोज दिन सुबह आने को, लेकिन अक्सर वह लेट हो जाया करता था, जिस पर दादी उसे डांटती थी। अरे, तुझे कितनी बार कहा है कि सवेरे जल्दी आया कर, तुझे समझ में नहीं आता। अच्छा जा जल्दी दूध बांट करा, मैं आती हूँ। उस आदमी को बोलकर दादी अपने पड़ोसन सुधा से मिलने चली जाती है। सुधा का एक छोटा सा घर था, जिसमें वह अपने पति और एक बेटी के साथ रहती थी। अरे सुधा, सुधा, जरा बाहर तो निकल, नहीं है क्या? अंदर से सुधा की लड़की निकलती है। नहीं दादी, पापा मम्मी दोनों नहीं है, दोनों कहीं बाहर निकले हैं। ऐसे कोई बात है तो बोल दो, मैं बोल दूंगी। ना रे बेटा, मैं तो सब्जी लाने जा रही थी, सोचा एक बार सुधा से भी पूछ लूं, कहीं उसे भी लाना हो तो हम लोग साथ ही चले जाते हैं। ऐसा करना कि जब सुधा आएगी तो मेरे यहाँ भेज देना। और सुनो ना दादी, दूध जरा ज्यादा भेजना, आज मम्मा खीर बनाने वाली है, तो वो बोल रही थी बोल देने को। ठीक है दादी। इधर रमेश दूध लेकर गांव में देने चला जाता है। चलो भैया, आता हूँ दूध देकर। गांव का माहौल पूरी तरह से साफ था। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर सब एक साथ हो जाते थे। इस गांव को देखकर किसी का भी मन करता कि इस गांव में आकर बस जाए। अरे लगता है सुधा नहीं आएगी, मैं ही जाकर सब्जी ले आती हूँ। बहुत इंतजार करने के बाद जब सुधा नहीं आई, तब दादी अकेले ही सब्जी लेने के लिए निकल गई। रास्ते में उसे अनीता मिल गई, जो कुछ दिन पहले ही उस गांव में रहने आई थी। फिर दोनों मिलकर साथ में बाजार चले जाते हैं। अरे अनीता, तुझे कभी भी कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। गांव के समीप एक सब्जी मंडी थी, जहां से गांव के सारे लोग सब्जियां खरीदते थे। अरे नहीं नहीं भैया, तुम तो ज्यादा ले रहे हो, इसकी इतनी कीमत कहाँ है? नहीं नहीं, थोड़ा कम करो। अरे दीदी, ले जाओ ना, कहाँ ज्यादा ले रहा हूँ। ना ना बेटा, इतना नहीं चाहिए, बस आधा किलो तू बैगन दे दे। एक रात की बात है, जब दादी कहीं जा रही थी तभी। चलो ना दीदी, यहाँ से घर चलते हैं, यहाँ मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता। एक मिनट भी यहाँ रहने का मन नहीं करता मुझे। अरे तुझसे क्या छिपा है, तू तो सारा कुछ जानती है। अगर मैं अभी चली गई तो फिर मुझे इतने ही दिन रुकना पड़ेगा। खैर छोड़, मैं आती हूँ, जरा मुझे कुछ काम है। इतना कहकर दादी रात में कहीं निकल जाती है। रात के अंधेरे में सुनसान रास्ते से दादी अंधेरे की ओर बढ़ी जा रही थी।
दादी की नजर नदी की ओर बढ़ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वह उस नदी में उतरने लगी। अगली सुबह जब सुधा के घर में जब सब कोई बैठे हुए थे, तब सुधा की लड़की ने अपने पिता से कहा, अरे पापा, जब मैं बाजार से आ रही थी तो कुछ लोग बात कर रहे थे कि एक बूढ़ी औरत नदी की ओर जाते जाते अचानक गायब हो गई। हाँ, मैंने भी सुना है कि कोई औरत है जो नदी में अचानक गायब हो जाती है। अरे तुम लोग क्या बच्चों वाली बात कर रही हो? कोई भी औरत चलते चलते कैसे गायब हो सकती है? लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दादी ऐसा कुछ कर सकती है। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता? 4 दिन से मेरा बच्चा बीमार है, जाकर डॉक्टर को बुलाओ। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ सरला, तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाता हूँ और डॉक्टर को लेकर आता हूँ, फिर हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, लेकिन माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होगा। इस डॉक्टर को इलाज करने भी आता है या नहीं, हे भगवान। बाहर आकर डॉक्टर ने जब बेटे के बारे में पिता से कहा, मुझे बताते बेहद अफसोस हो रहा है कि अब आपके बच्चे को नहीं बचाया जा सकता। अब ऊपरी वाला कोई चमत्कार करे तो करे। इतना सुनते ही माता पिता को ऐसा लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। अगले दिन जब राम नरेश बाजार की ओर जा रहा था, दूसरी ओर से दादी भी आ रही थी। राम नरेश को देखकर दादी ने पूछा, अरे राम नरेश, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ लग रहा है? कोई परेशानी है तो बता मुझे। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर अपनी सारी बातें दादी को बताई कि डॉक्टर ने उसके बेटे के बारे में क्या कहा है। फिर दादी उस बच्चे को देखने के लिए उसके घर चल दी। दादी ने अपनी शक्ति से बच्चे की इलाज शुरू की। कुछ ही देर में बच्चे में हरकत होने लगी। दादी को ऐसा करते देख बच्चे के माता पिता में एक उम्मीद जग गई। उन लोगों को लगने लगा कि दादी के अंदर जरूर कोई शक्ति है जिससे वह यह काम कर रही है। अब दादी उन लोगों के लिए एक भगवान बन गई थी।
उन लोगों ने यह निश्चय किया कि अब रोज रात का खाना वो उनके लिए लेकर जाएगा। एक दिन की बात है जब गांव के चौधरी हरकिशन सिंह अपने घर में थे। अरे भगवान, कहाँ हो? अजड़ा, एक कप गर्मा गर्म चाय तो दे दो। बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ और फिर मुझे गांव भी निकलना है। कुछ जरा काम है, जरा जल्दी कर दो। अरे आपको तो हर समय कोई न कोई काम लगा रहता है। जब देखो मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। अब कुछ देर रुकिए, मैं मुन्ने को सुला देती हूँ, फिर चाय बनाकर लाती हूँ। और हाँ, जाने से पहले मुझसे मिलकर जाइएगा। राजकुमारी, राजकुमारी, जरा उठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ दीवान साहब, इतनी रात में आपको आने की क्या जरूरत पड़ गई? महाराज ठीक तो हैं? राजकुमारी, महाराज को हर समय आपकी चिंता लगी रहती है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। दीवान साहब, महाराज से कहना मेरी चिंता ना करें, मैं जल्दी उनसे मिलने आती हूँ। एक दिन की बात है जब चौधरी हरकिशन सिंह गांव में टहल रहे थे। उन्होंने वहां राजेश को देखा। अरे राजेश, मैंने सुना है कि कोई औरत है जिसने मरे बच्चे को जिंदा कर दिया। क्या यह बात सही है? हाँ चौधरी साहब, मैंने भी सुना है। पूरे गांव में इसी बात की चर्चा है कि कोई औरत है जिसने मरे बच्चे को जिंदा कर दिया। अरे राजेश, तो मेरा तू एक काम कर, तू जरा उस औरत के बारे में पता लगा कर मुझे बता, मैं भी तो देखूं। हर रात राम नरेश दादी के लिए खाना लाता और खाना रखकर चला जाता था। राम नरेश जब खाना देकर चला गया, तब दादी घर से बाहर निकली। उसने इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं, फिर वह नदी की ओर चल पड़ी। लेकिन इस बार दादी को पता नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। राजेश ने देखा कि दादी नदी की ओर मुड़ रही है, लेकिन जब वह नदी में उतरने लगी तब राजेश को कुछ समझ नहीं आया। वह घबरा गया। अरे ये दादी है या डायन है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वह सुबह उठकर सबसे पहले चौधरी के यहाँ गया ये बात बताने को। अरे चौधरी साहब, वो दादी नहीं है, वो डायन है जो पूरे गांव को खाने आई है। मेरे देखते देखते वो नदी में अचानक गायब हो गई। चौधरी उसकी बात सुनकर डर गया कि यह कौन मुसीबत गांव में आ पड़ी। अरे दीदी, मुझे तो लगता है कि कोई मुसीबत आने वाली है। मुझे समय कुछ सही नहीं लग रहा है। तुम जरा बच कर रहना, समझी? अरे तू चिंता मत कर छोटी,
ये सब तो चलता रहता है, समय का फेर है ये। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तू निश्चिंत रह। दादी, चौधरी ने एक बैठक बुलाई है जिसमें आपको आना है। कल सुबह बैठक होने वाली है। गांव के बीच एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठक बुलाई गई जिसमें चौधरी ने दादी से पूछा। दादी, गांव वालों का कहना है कि आप पर किसी डायन की छाया है। क्या आपको इस बारे में कुछ कहना है? ना चौधरी साहब, मुझे कुछ नहीं कहना है। आपको जो फैसला सुनाना हो सुना सकते हो। आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, तो गांव वालों की सुरक्षा देखते हुए मैं यह निर्णय लेता हूं कि इस गांव में आपका हुक्का पानी बंद किया जाता है। अब आपको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल सकेगी। आपको इस गांव में अब अकेले रहना पड़ेगा। चौधरी के एक फैसले ने उस गांव से दादी का हुक्का पानी बंद करवा दिया। लोगों को लगने लगा कि दादी एक डायन है, इसलिए लोग उससे किनारा करने लगे। जब रात में रामनरेश खाना लेकर आया तो दादी ने खाना लेने से मना कर दिया और उसे लौटा दिया। राजकुमारी साहिबा, सुना है गांव की चौधरी ने आपका हुक्का पानी बंद करवा दिया। नाना दीवान साहब, ऐसी बात नहीं है। अब चौधरी अपना काम कर रहा है। फिर दोनों अचानक गायब हो जाते हैं। माड़ा ने एक सिद्ध साधु हमारे राज्य में आए हैं। मैंने उन्हें यहाँ खाने पे बुलाया है। आप और राजकुमारी दोनों उनका आदर सत्कार करेंगी। महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैंने भी उनके बारे में काफी कुछ सुना है। मैं और राजकुमारी दोनों संभाल लेंगे। जब साधु राजमहल में आए तो राजकुमारी, राजा और महारानी तीनों उनके स्वागत की तैयारी में थे। साधु की लंबाई और उनका रूप देखकर राजकुमारी जोर से हंसने लगी। साधु यह देखकर बहुत क्रोधित हो गए। राजकुमारी, तूने मुझे देखकर मेरा उपहास किया है। तुझे अपने रूप का बहुत घमंड है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू आज से बूढ़ी बनकर अपना जिंदगी व्यतीत करेगी और तेरे माता पिता भी तेरे साथ नहीं होंगे। राजकुमारी के बहुत माफी मांगने पर साधु ने उसे श्राप को 5 साल के लिए बांध दिया। बेटी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तेरा दुख। तू आजा अपने घर, छोड़ दे उस जिंदगी को। पिताजी, जो मुझसे गलती हुई है उसका पश्चाताप तो मुझे करना ही था। अब तो श्राप का समय भी पूरा हो गया। मैं जल्द ही आ जाऊंगी। दादी ने रामनरेश को बुलाया। जब रामनरेश ने देखा कि वह दादी एक राजकुमारी है तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ।
राम नरेश, तुमने हर समय मेरी मदद की है, लेकिन अब मैं श्राप मुक्त हो गई हूँ। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। जब चौधरी को यह पता चला कि इसमें दादी की कोई गलती नहीं, तो उसे बहुत दुख हुआ और दादी के पास माफी मांगने पहुंचा। लेकिन दादी तो जा चुकी थी।